है ना। जो मैंने पहले नोट्स किए थे शेयर आपको, वो एक्चुअली में जब आप रिवाइज, ये कब के लिए होता है, जैसे आपका एग्जाम, आपने पढ़ रखा है सारी चीजें, और एग्जाम से पहले आपको बहुत जल्दी क्विक रिवीजन चाहिए। क्विक रिवीजन चाहिए भाई, सारे नोट्स को पढ़ने के लिए बैठोगे तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए इस टाइप के नोट्स हमने बनवाए या सर्च किए, कुछ भी मान लो, आपके लिए व्यवस्था की गई। तो उन नोट्स को मैंने आपको ऑप्टिक्स से पहले के सारे नोट्स मैं पहले शेयर कर चुका था कि नहीं पहले, यस सर। यस सर। है ना। लेकिन मुझे लगा कि कुछ बच्चों के शायद हो सकता है डिलीट हो गए हो या कुछ भी हो, इसीलिए मैंने दो चैप्टर्स जो कि हमारा लास्ट संडे के टेस्ट में आए थे, दो चैप्टर्स, उन दो चैप्टर्स के मैंने मॉर्निंग में ही नोट शेयर किए थे, जिससे कि आप शाम के टेस्ट में आओ, टेस्ट डिस्कशन में आओ तो उनको पढ़ के आओ, जिससे कि थोड़ी आसानी होगी। हम पढ़ के आए हो सब लोग? यस सर। यस सर। यस कितने लोग सर। पढ़ के आए, तो कितने लोग रिवाइज करके आए उनको? रिवाइज करने का ये मतलब नहीं है कि आपने 2 घंटे बैठ के पढ़ा, बस आपने एक बार गो थ्रू कर लिया, आपको माइंड में जो चीजें थी पहले से वो एकदम ब्रशअप हो गई, बस इतना काफी है। तो करीब करीब काफी लोग रिवाइज करके आए हैं, बहुत अच्छे बच्चे, वेल डन, वेल डन, वेल डन। नेहा, प्रीति, प्रिया, रिया, भुवनेश्वरी, आंचल, आकांक्षा, नीता, कशिश, प्रीति बनियाल, साक्षी, महक, आरुषि, इट्स पूजा, हरियन और आर्यन, सेंघल, काफी लोग रिवाइज करके आए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो स्टार्ट करेंगे हम, अभी थोड़ा सा और वेट कर लें। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, आते रहेंगे बच्चे तो, क्योंकि मैं टाइम से बोला था फिर भी टाइम से नहीं आए, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पेपर डिस्कशन ही करने वाले हैं, जो 22 को हुआ था पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। अभी आप इस क्वेश्चन को कोई बताना चाहेगा, क्या होता है इस क्वेश्चन, कैसे होगा? कोई भी बताना चाहे। क्या समझ में आया इससे, ये बता दो आप मुझे। ये मत बताओ कि क्वेश्चन कैसे होगा। अरे देखो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि आप एक्सप्लेन कर रहे हो, गलत एक्सप्लेन हो जाएगा। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। मैं बंदूक लेके नहीं बैठा हूँ आपके सामने, जैसा कि मैं बोलता था कि मैं बंदूक लेके नहीं बैठा हूँ कि आपको गोली मार दूंगा गलत एक्सप्लेन किया तो। आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 थोड़ी ना मिल रहा है क्लास में। तो जो समझ में आ रहा है उसके लिए हैंड रेस कर दिया, अगर सर मुझे ना ये समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को देख के, और हो सकता है वो सही हो गलत, तो आपको वेल्डन तो मिलेगा ही मिलेगा, एटलीस्ट वेल्डन तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका गलत भी होगा ना, तो मैं एटलीस्ट वेल्डन बच्चे, वेल ट्राइड, ये तो बोलता ही बोलता हूँ, बहुत अच्छा ट्राई किया आपने। लेकिन कभी भी ये बोला है क्या मैंने क्लास में कि अरे यार तूने बहुत गंदा एक्सप्लेन किया है? कभी ये बोला है आज तक की क्लास में? नो सर। नो सर। सर। फिर भी आप डरते हो, फिर भी आप डरते हो रेस्पॉन्स करने, सोचिए, फिर भी आप डरते हो रेस्पॉन्स करने से। हमें ऐसे सब टीचर मिलते ना, एकदम मजा आ जाता। तो डरा मत करो, क्या टेंशन लेना, क्या दिक्कत है भाई? आप हैंड रेस करो, हो सकता है आपका नंबर आए, हो सकता है आपका नंबर ना भी आए, क्या फर्क पड़ता है? जो समझ में आ रहा है क्वेश्चन में, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन को पढ़ के बता दोगे ना, वो भी अच्छी बात है, आपकी थोड़ा हेजिटेशन कम होगी, बोलना सीखो भाई क्लास में। ठीक है, तो अभी इतनी हिम्मत देने के बाद में 6 बच्चों ने हैंड रेस किए हैं। तो सबसे पहले पूछूंगा नेहा कुमारी, क्या समझ में आया बेटा, और कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? यस सर। सर इसमें जो है परपेंडिकुलर कॉइल दी है हमारे पास, और उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स दी है 60² + 40 + 3, और वो 1 सेकंड में हमें बताना है कि ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी 1 सेकंड में। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे d5/dt, डिफरेंशिएट करेंगे इसको 60² + 40 + 3, फिर जो आएगा उसमें t की वैल्यू भर के आंसर आ जाएगा। देखो क्या एक्सप्लेनेशन दिया, वेल डन भैया, वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेल डन। क्या एक्सप्लेनेशन दिया, देखो बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन दिए। क्या दिक्कत थी एकदम, नेहा ने सांस ली नहीं है बीच में पूरा एक ही सांस में बोल दिया है सॉल्यूशन, वेल डन। ऐसी क्या दिक्कत है भाई? समझ में आ रहा है तो ठीक है, जितना समझ में आ रहा है उतना बताओ। जैसे और बच्चे मैं पूछता हूँ, जरा भुवनेश्वरी आप बताओगे,
सर इसमें कॉइल दिया है जो कि एक प्लेन के परपेंडिकुलर पास हो रही है और उसका मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है, और जो फाई है वो इसमें मिलीवीवर में है और टाइम सेकंड में है, और हमें इसमें बताना है कि जो ईएमएफ है कॉइल में वो 1 सेकंड में कितना है। तो देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे बताते कि सर हमें फ्लक्स की इक्वेशन दी हुई है और टाइम दिया हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं फ्लक्स हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो होता है फाई वो ई इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी होता है ना, डी फाई ओवर डी टी। Yes, डी sir. फाई ओवर डी टी और डी फाई ओवर डी टी की वैल्यू सर हम इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। इस एक्सप्रेशन से हम डी फाई ओवर डी टी की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। आप ये भी ऐसे भी बता सकते थे। और डी फाई ओवर डी टी की जैसे ही वो वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमें पूछा 1 सेकंड पे 1 सेकंड पे कितना होगा, तो जो हमारा टी आएगा उसमें, जैसे नेहा की लैंग्वेज में बोलूं, उसमें टी की वैल्यू 1 भर देंगे या फिर टी की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। भरना पुट करना बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। वो रीजनल लैंग्वेजेस का फर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हमारा आंसर आना चाहिए किस लैंग्वेज में आपने सॉल्व किया है, कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। चलो आते हैं इसको जरा देखो। में क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। 6t² प्लस के 4t प्लस के 3 यही दिया है 5। Yes, sir. टाइम t दे रखा है कितना मुझे, 1 सेकेंड। टाइम t दे रखा है 1 सेकेंड। अब जरा आगे बढ़ेंगे तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा ई क्या होता था भाई, क्या होता था ये, डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ पे डी ओवर डी टी रखो, फाइव की वैल्यू पुट कर दो जरा, क्या होगी 6t² प्लस के 4t प्लस के 3। अब जरा आप देखोगे t की पावर 2 आ रहा है तो t की x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था, nx n minus 1 n x की पावर n माइनस, ये डिफरेंशिएशन होता था। मतलब जो पावर थी वो आगे आती थी और पावर में से कम होता था। सिमिलरली यहाँ पे करो जरा, इसका डिफरेंशिएशन करना है 6 इंटू 2 की 2 आगे आएगा, Yes, sir. 2 इंटू टी, 2 इंटू टी प्लस 4, ये होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. ये हमारा क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ गया, 12t plus 4। अब हमें एट कितने पे चाहिए, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। 1. इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इक्वल टू 1 सेकेंड मेरा होगा 12 इंटू, जहां जहां t दिख रहा है वहां 1 पुट कर दो, 1 प्लस 4 कितना आ रहा है 60. ये किसमें था मिली वोल्ट, मिली किसमें था, मिली वेबर में, मिली वेबर में। तो जो हमारा आंसर आएगा किसमें आएगा, मिली वोल्ट में आएगा। अगर ये वेबर में होता तो मेरा आंसर वोल्ट में आता, मिली वेबर में तो मिली वोल्ट में आएगा। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। क्लियर है। जरा इस क्वेश्चन को देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। कोई बताएगा क्या, Option C. ऑप्शन बी। अच्छा आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी है, ठीक है। और कोई, option C Option C. ऑप्शन सी है। अच्छा होगा कैसे, कोई बताना चाहेगा कि होगा कैसे ये क्वेश्चन। yes sir हाँ बताओ। हैंड रेस करो जरा, एक बच्ची ने हैंड रेस किया है बस अभी। कोई और बताना चाहेगा कैसे होगा ये। हाँ कांक्षा, हाँ बताओ। सर हमें फॉर्मूला पता है E इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी, हमें L निकालना है तो E डी आई ओवर डी हो जाए, और की यूनिट वोल्ट सेकेंड और करंट एम्पीयर हो जाएगी। इसका आंसर आएगा वोल्ट सेकेंड पर एम्पीयर। समझ गए हम। आपने जब बता दिया ना कि उसका फॉर्मूला
एल डी आई ओवर डी टी था, मैं उसी टाइम से समझ गया आप कर दोगे। वेल डन, बहुत बहुत अच्छे। अच्छा, जो चुप बैठे हुए हैं उसमें से मैं एक बच्चे को बुलाना चाहूंगा, जो इसने एक्सप्लेन किया है अभी आकांक्षा ने, वही एक्सप्लेन कर दूंगा। गुंजन, गुंजन आप एक्सप्लेन करोगे क्या? गुंजन बेटा। हर्ष, क्या हो गया भाई? हर्ष, हर्ष, हर्ष हो यहाँ पे क्लास में? वर्चुअली अवेलेबल ओनली, फिजिकली नॉट अवेलेबल। ओके ओके, जरा क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। हमें पता है किसका फॉर्मूला बेटा? इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हमें पता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या था? E इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? एल डी आई। चाहिए क्या? एल 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 चाहिए। देखो इसकी इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? वोल्ट होती है कि नहीं होती है? यस सर। करंट है, Yes, इसकी sir. यूनिट क्या होगी? करंट है, इसकी यूनिट क्या होगी? एम्पियर होगी। और एक टाइम क्या होगी? Second. अब हमें चाहिए कि एल की यूनिट चाहिए, तो एल को अलग कर लो जरा, क्या होगा? ई अपॉन डी आई ओवर डी टी, होगा कि नहीं? यस सर। अब देखो यहाँ पर इसकी यूनिट आप वोल्ट हो गई, इसकी डी आई की यूनिट dt ऊपर एम्पियर हो चला गई, एम्पियर डिवाइडेड बाई सेकंड। सेकंड। तो जरा देखोगे सेकंड आपके ऊपर पहुंच जाएगी, तो क्या होगा? वोल्ट इंटू सेकंड पर एम्पियर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, वोल्ट सेकंड इंटू एम्पियर की पावर -1, ये भी लिख सकते हो। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों सबको? यस सर। ओके, अब जरा इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं मैं। कौन कौन से दो वायर्स में करंट का फ्लो होगा या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा? BC और AD। बीसी और एडी। बेटा अब बताओगे यार कैसे, क्यों, रीजन इसका क्या रीजन को लगा कि इन दोनों में होगा? क्योंकि वो प्लेन से परपेंडिकुलर है। पर्टिकुलर है। और कोई बताना चाहेगा? Yes, sir. हाँ बताओ बेटा। सर जब हम इस स्क्वायर लूप को ड्रैग करेंगे ना बाहर की तरफ, तो जो BC साइड है उसमें चेंज आ जाएगा। बीसी साइड है उसमें चेंज आ जाएगा, हाँ ये भी बोल सकते हो आप, बीसी साइड में चेंज आएगा, लेकिन एडी में तो नहीं आएगा ना। देखो, No, sir. आप जब देखोगे ना, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट और डी पॉइंट और सी पॉइंट क्या सेम पोटेंशियल पे हैं? ए और बी सेम पोटेंशियल पे हैं, और सी और डी सेम पोटेंशियल पे हैं कि नहीं है? दोनों सेम लेवल पे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। Yes, sir. से क्या सेम पोटेंशियल के बीच में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो सकता है? नो सर। No, sir. इसीलिए हमारा किन किन वायर्स में होगा? एडी और बीसी। AD और BC में। ए पॉइंट बी पॉइंट से डिफरेंट है पोटेंशियल पे, और बी पॉइंट सी पॉइंट से डिफरेंट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? Option D. डी। ऑप्शन डी करेक्ट। आगे बढ़े। यस सर। Okay. जरा फोर्थ क्वेश्चन को देखो जरा, फोर्थ क्वेश्चन कोई बताएगा? कोई बताना चाहेगा कोई फोर्थ क्वेश्चन है? हाँ प्रीति बताओ जरा। सर इस क्वेश्चन में बताया कि हमारे पास दो कॉइल हैं ए और बी। ए करंट वो कॉइल में ना करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ है
जब हमारा ए कॉइल मूव करेगी बी की तरफ तो ए स्टॉप हो जाएगा और बी मूव हो जाएगा। तो उन्होंने बोला है कि जो ए कॉइल है उसमें करंट है कॉइल वाइज मूव करेगा और बी हमारा मतलब रेस्ट पर रहेगा। तो उन्होंने बोला जब हमारा कॉइल ए मूव करेगा तो बी में करंट कैसा फ्लो होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? हाँ पूछा, एक्सप्लेन करोगे थोड़ा सा, क्या समझ में आया यस क्वेश्चन सर, को पढ़ के? मैं बताऊं? सर बोलूं? हाँ बोलो। सर इसमें मतलब कि एक कॉइल है कि दो कॉइल है कि क्लॉकवाइज रोटेशन है उसकी। फिर एक अगर मूव कर दे मतलब कि ए कर रही है मूव बी की तरफ तो मतलब कि बी करंट इंड्यूस करेगा बी क्लॉकवाइज। इसमें लगेगा सर लैंज लॉ फिर आएगा और बी हो जाएगा स्टॉप और ए मूविंग। ऑप्शन डी आंसर। ऑप्शन डी आंसर, ठीक है आपका ऑप्शन तो करेक्ट, ये तो श्योर है, ऑप्शन डी ही होगा। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, पूछता हूँ कि जैसे मान लो मुझे पता नहीं पहले ए में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि किस टाइप का करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा ए में माना कि मैंने करंट फ्लो हो रहा है और अगर मैं ए को बी के पास में ला रहा हूँ, ए को बी के पास में ला रहा हूं तब जाके बी में करंट जनरेट हो रहा है। देखो उसने क्या बोला है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं अपन। देखो देयर आर टू कॉइल्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर, दो कॉइल्स हैं ए और बी। अ करंट स्टार्ट फ्लोइंग बी एज शोन व्हेन ए इज मूव टुवर्ड्स बी। इसने बोला है ए बी में करंट था नहीं, लेकिन जब ए को बी की तरफ ला रहे हैं तो बी में आपका करंट स्टार्ट हो गया। कैसी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है। बी में करंट था नहीं, देखो यहाँ पे बी में करंट शो कर रहा है, बी में करंट शो कर रहा है लेकिन बी में करंट था नहीं, बी में करंट था नहीं। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, मेरा कॉल आ रही है आपकी मैम की, कोमल। ओके तो क्या था, तो हमारा जैसे ही हमारा फर्स्ट कॉइल एक ए कॉइल जब बी के पास में आ रहा था तो बी में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। बी में करंट फ्लो होना कब स्टार्ट हो सकता है? फैराडे लॉ याद करो, फैराडे लॉ याद करो। जैसे जब आपको मैग्नेटिक याद, फ्लक्स में चेंज आएगा। हाँ, मान लो कि ये मेरी कोई कॉइल है, ये कोई कॉइल है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है। जब मैं किसी मैग्नेट को, मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसके पास लाऊंगा तो क्या इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता था? याद है मैंने फैराडे एक्सपेरिमेंट बताया था, फैराडे एक्सपेरिमेंट बताया था ऐसा कि इसको जब इधर आगे लाऊंगा या पीछे लाऊंगा तो फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होगा, उसकी वजह से क्या होगा, इसमें करंट इंड्यूस हो जाता था। ये तो थी मैग्नेट, हाँ ये तो थी मैग्नेट। अगर इस मैग्नेट को मैं रिप्लेस कर दूं किसी करंट कैरिंग कॉइल से, क्या करंट कैरिंग कॉइल, किसी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा हो तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है कि नहीं होता है? यस सर। का मतलब जब मैं बी ए को पास ला रहा हूं और इसके अंदर करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, इसका मतलब एक बात तो पक्की हो गई कि ए के अंदर क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है ए के अंदर, तभी बी में इंड्यूस हो सकता है। क्योंकि देखो जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट इतनी इतनी दूरी पे हैं, जब आप इसको इसके पास लेके आओगे तो क्या इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी वो इस बी से जितना इतनी दूरी पे पास हो रही थी, क्या वो बढ़ती जा रही है? फ्लक्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है फ्लक्स?
और जैसे जैसे फ्लक्स में चेंज हो रहा है, क्या हमारे बी में करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा? यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे जब ए को ए मूव्स, एक सेकेंड, when A moves towards B, जब B के मूव करेगा तो क्या होगा आपका? क्या होगा? फ्लक्स में चेंज होगा। Yes, sir. और फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या होगा? फ्लक्स में अगर चेंज हो रहा है तो क्या मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा? Yes, यस sir. सर। और इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो क्या मेरा इंड्यूस्ड करंट आएगा? Yes, sir. इंड्यूस्ड करंट आएगा। अब इसमें क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट आने लग गया। अब इसमें कंडीशन और बोली है, when A stop moving, the current in A is counter clockwise। इसने करंट ए की डायरेक्शन बता दिया उसने, काउंटर क्लॉकवाइज। जब ए को स्टॉप कर दिया जाता है उस टाइम पे ए में करंट काउंटर क्लॉकवाइज है, और बी इज केप्ट स्टेशनरी व्हेन ए मूव्स। बी को स्टेशनरी ही रखा गया है। वी कैन इंटरफेयर दैट, मतलब हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। अब जब बी को ए को मैंने कांस्टेंट कर दिया, जब ए को मैंने इस कांस्टेंट किया, जब मूव करना बंद किया, तो क्या बी में करंट जीरो हो जाएगी? Yes, sir. Yes, sir. क्यों जीरो होगी? क्योंकि आपका फ्लक्स में चेंज होना बंद हो गया। व्हेन ए स्टॉप, क्या मेरा फ्लक्स में चेंज होना जीरो हो जाएगा? Yes, sir. होगा कि नहीं? और फ्लक्स में चेंज होना जीरो हो जाएगा तो मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा तो करंट भी नहीं आएगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, अच्छा ऐसा पॉसिबल कब है? जब आपकी करंट कांस्टेंट है तब। व्हेन ए स्टॉप एंड अ कांस्टेंट करंट फ्लोइंग, अ कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग। भाई आपको अगर याद हो म्यूचुअल इंडक्शन की कंडीशन याद है? उसमें क्या होता था? पास में बैठे हो, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था उस टाइम पे कि जब आपके पड़ोसी अगर क्लास में 5 दिन से नहाया नहीं है तो आपको स्मेल आएगी उसकी। गलती Yes, आपकी नहीं है, आप तो नहा के आए हो लेकिन पड़ोसी नहा के नहीं आया है। अगर मैं ए में वेरिएबल करंट फ्लो करा दूं, भले ही स्टॉप कर दूं, उसके पास में बिठा दूं और वेरिएबल करंट फ्लो करा दूं, मतलब करंट को बढ़ाते जा रहा हूं, तब भी तो बी में फ्लक्स चेंज होगा कंटिन्यूअसली, yes, sir. होगा कि नहीं? और जब तब भी बी में फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड करंट बंद नहीं होती। जब ए को स्टॉप कर देते तो इंड्यूस्ड करंट बंद नहीं होती, लेकिन बंद हो जा रही है। इसका मतलब ए में कैसा करंट है? कांस्टेंट करंट है कि नहीं? कांस्टेंट करंट। यस सर। अगर वेरिएबल होती तो ए को स्टॉप करने के बाद भी बी में करंट रहती। और उसने पहले ही बोल दिया है कि जब जैसे ही ए को मूव कराते हैं बी की तरफ तब बी में करंट आता है, लेकिन जैसे ही स्टॉप कर देते बी में करंट बंद हो जाता है। यस और नो? Yes. चीजें पता चल गई। पहली बात तो ए में करंट है, दूसरी बात ये पता चल गई कि ए में जो करंट है वो कांस्टेंट करंट है। ठीक है, तो देखो इसमें दो ऑप्शन हमारे, दो ऑप्शन में से कोई आंसर होगा, ए ऑप्शन में से होगा या डी ऑप्शन में से होगा। तो सी तो गलत, सी तो हो ही नहीं सकता और बी भी नहीं हो सकता। बी बोल रहा है वेरिएबल करंट होगा और सी बोल रहा है कोई करंट ही नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अब ए और डी में से कौन डिसाइड करेगा? डायरेक्शन डिसाइड करेगी। देखो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बी में आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है बेटा? बी की वजह से। फ्लक्स। लेंज लॉ क्या बोलता था कि जो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसकी वजह से आता है उसी का अपोज करता है, जिसकी वजह से आता है उसी का अपोज करता है। जरा इस पॉइंट पे, ठीक है, जरा आप एक बात दो, जैसे दो कॉइल हैं, एक ये ए है और एक ये बी है। इस पॉइंट पे नीचे की तरफ करंट जा रही होगी,
ऐसे तो करंट फ्लो कर रहा है इसमें। यस सर। नीचे नीचे की तरफ अंगूठा करो, देखो इस साइड अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, इस साइड में अंदर की तरफ है कि नहीं ये बताओ। यानी यस सर। इस साइड में क्रॉस से दिखेगा, ये अंदर की तरफ क्रॉस से दिखाते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से है। अब यहाँ पे अगर मुझे इसको पास में लाना है तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना होगा यहाँ पे, कैसा मैग्नेटिक फील्ड? एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो हमें यहाँ पे अगर इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करना है तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, बाहर आता हुआ। ये अंदर बाहर जाता की हुआ तरफ है से। तो ये बाहर अब देखो बाहर कैसे आ सकता है, अंगूठा नीचे, इधर देखो ए पे देखो क्या अंगूठा करंट अगर मैं नीचे की तरफ भेजूं तो ऐसे आएगा, यस सर। आएगा कि नहीं? यस। या फिर मैं बोलूं, या फिर एक बात बताओ, ये पास आने की वजह से आ रहा है ना, पास आने की वजह से आ रहा है। यस सर। ऐसा करंट जनरेट करो जो कि इसको रिपेल करे दूर की तरफ। दूर की तरफ रिपेल कब करेगा, दूर की तरफ रिपेल कब करेगा, जब सेम नेचर का मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। डायरेक्शन सेम नेचर के होंगे। सेम नेचर का होगा तभी ना रिपेल करेगा। यस सर। भाई इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, ए के पास आने की वजह से। तो जो इंड्यूस्ड ईएम, जो लेंज लॉ क्या बोलता था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जो होता है वो ऐसे नेचर का बनता है कि जिसके कारण वो आ रहा है उसका अपोज करता है। अब ये आ किसकी वजह से रहा है, ए के पास आने की वजह से। तो ये क्या करेगा, ऐसा इंड्यूस्ड ईएमएफ आना चाहिए जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बने जो बी बना रहा है उसका अपोज करे, उससे दूर भागे। तो दूर कैसे भाग सकता है, सेम नेचर का हो। सेम नेचर का कैसे आ सकता है, जरा देखो, अगर मैं बोलूं सेम नेचर का, मुझे चाहिए इस डायरेक्शन में कैसा, ये क्रॉस है, इधर भी क्रॉस ही चाहिए, इधर भी क्रॉस ही चाहिए। तो जरा कैसे आ सकता है, देखो अगर मैं अंगूठा नीचे रख रहा हूं तो इधर से बाहर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर। बाहर तो ये काम नहीं करेगा, हमें अंदर की तरफ चाहिए ना। तो देखो अंगूठा ऊपर करो तो अंदर की तरफ आ रहा है, अब ए पे, ए वाले कॉइल की बात कर रहा हूं मैं, अंदर की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा करंट कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। यानी कि सेम डायरेक्शन, जैसा बी में करंट फ्लो हो रहा था वैसा ही ए में होगा काउंटर क्लॉकवाइज। कैसे होगा, काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा डायरेक्शन भी आगे करंट की काउंटर क्लॉकवाइज, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बच्चे समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके, अब जरा ये क्वेश्चन बताओ, इजी क्वेश्चन है ये तो। डीसी मोटर में कौन सा रूल यूज होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल डीसी मोटर में आपका। अच्छा एक बात बताओ, पहले तो ये बताओ मुझे, डीसी मोटर कौन सी पावर को कौन सी पावर में कन्वर्ट करता है, डीसी मोटर। और डीसी जनरेटर क्या करता है, सॉरी हाँ एसी जनरेटर, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर नहीं, एसी जनरेटर, एसी जनरेटर है ना, ठीक है। या फिर जनरेटर ही बोल देता हूँ, एसी और डीसी दोनों का काम है। इस बारे में तो हमने पढ़ा नहीं है और सर मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में थ्योरेटिकल पार्ट था ना इसलिए छोड़ा गया था, मैं आपको बता दे रहा हूँ। डीसी मोटर जो काम करता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पावर को किस में कन्वर्ट करता है वो, मैकेनिकल पावर। और जो जनरेटर होता है वो चाहे वो एसी जनरेटर हो चाहे डीसी जनरेटर, वो क्या करता है, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में इलेक्ट्रिकल पावर में। ठीक है, अब जो डीसी मोटर में होता है वो लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है, और जनरेटर में कौन सा यूज होता है, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल। सर आप इसे थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दोगे? मतलब आप मैं आपको बता दूं, क्योंकि डीसी मोटर हमने क्लास में नहीं पढ़ाया है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट था और नीट के लिए इंपोर्टेंट कम था, इसीलिए ये डीसी मोटर एक पूरा टॉपिक है। तो मैं आपको हिंट छोटा सा बता देता हूँ आपको। पहले एक काम करना, इसका आंसर करने के लिए हमें एक चीज बताता हूँ। जनरेटर के लिए तो हमने राइट हैंड का रूल यूज किया था। जनरेटर कौन सा कंसेप्ट यूज करता था, किस कंसेप्ट पे काम करता था जनरेटर, राइट हैंड रूल। रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स पे काम करता था ना।
आपको यस सर। याद हो तो, जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड ये है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमारा एक मैं कॉइल रोटेट करता था उसके अंदर ऐसे करके, पता यस था? सर। जैसे एरिया बढ़ता था हमारा फ्लक्स बढ़ता था, करंट बढ़ता था। इस टाइम पे करंट फ्लक्स एरिया जीरो हो जाता था, फ्लक्स जीरो हो यस जाता था, सर। फ्लक्स जीरो होता था, करंट जीरो हो जाता था। फिर नेगेटिव में होता था, फिर पॉजिटिव में होता था, फिर नेगेटिव में होता था, फिर पॉजिटिव में होता था, ऐसे करके होता था। यस सर। वहां पे हमें ये तो पता था फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है हमारा जनरेटर में, और डीसी मोटर में हमारा क्या होता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट। जनरेटर में हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कैसे यूज करते हैं? कुछ जनरेटर वाला क्लास नहीं लिया था क्या आपने बेटा? वो पूरा टॉपिक है, अब यहाँ पे कैसे जनरेटर को। मैं एक काम करता हूँ, जनरेटर की आपको एक वीडियो भेजूंगा, जनरेटर की वीडियो भेजूंगा आपको ग्रुप में। यस सर। यस यस सर। सर। उसमें Yes, एसी sir. जनरेटर और डीसी जनरेटर दोनों दोनों जनरेटर अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। मैंने एक्चुअली में आपको जब पढ़ाया था तब आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। यस। और एक चीज और होती है कि कुछ फॉर्मूले आपको यहाँ पे नए मिलेंगे, कुछ चीजें आपको नई मिलेंगी, ठीक है। और होता क्योंकि वो लीस्ट इंपोर्टेंट पार्ट में आती थी, इसीलिए हो सकता है छुड़वाई गई हो, इसलिए इससे डरना नहीं है। और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि आपको क्वेश्चन के थ्रू कवर करानी है, इसीलिए तो वो कुछ चीजें छोड़ी गई कि इसको हम क्वेश्चन के थ्रू कवर कराएंगे, तो वो चीजें क्वेश्चन के थ्रू कवर कराई जा रही हैं आपको। अगर कोई चीज नई मिल रही है आपको, इसका मतलब ये है कि वो लीस्ट इंपोर्टेंट थी। दूसरी बात क्या है कि उसको हम क्वेश्चन के थ्रू कवर करेंगे। पढ़ने के दो तीन तरीके होते हैं ना, एक तो आप पहले थ्योरी पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन करो। एक होता है कि क्वेश्चन करो, क्वेश्चन में डिफिकल्टी आएगी, उससे थोड़ी सी उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ लो, या जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर यूज हो सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उसका सिर्फ फॉर्मूला एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को कोई बताएगा क्या क्या सीन है इस क्वेश्चन का? क्या समझ में आ रहा है कुछ? अभी की तरह इस वायर में तो करंट फ्लो होगा नहीं, ऊपर वाले में और नीचे वाले में, इस वाले में, इस वाले करंट, इस वायर में करंट फ्लो होगा और इस वाले वायर में करंट फ्लो होगा। क्यों होगा, कैसे होगा? करंट बोलो या इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलो, कोई एक्सप्लेन करेगा क्या? को याद है किसी एक वायर के थ्रू किसी एक पॉइंट पे, या एक वायर में, वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला था, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन क्या था, 2 पाई आर, ये फॉर्मूला था, याद है? यस सर। एक वायर में अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड में निकालना है, तो ये फॉर्मूला था, याद है कि नहीं, कि भूल गए? यस सर। अच्छा, अगर मेरा आर डिस्टेंस पे, ये क्या थी, आर क्या है यहां से आर ये वाली है, इस वन, इसको मैं अगर मैं मान लू 1, तो ये मेरा R1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या मेरा R2, ये मेरा R2। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है भाई? इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है हमारा क्या, E इक्वल टू BVL। जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और उस वायर की जो लेंथ है, उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड का मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से होगा ये, दोनों फॉर्मूलों की। अच्छा, अब हम लेते हैं फर्स्ट वायर को, इसको हम फर्स्ट मान रहे हैं, इसको सेकंड मान रहे हैं, ठीक है। जरा फर्स्ट वायर के लिए कंडीशन देखो, फॉर फर्स्ट वायर, जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। फर्स्ट वायर के लिए अगर मैं देखूं, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा फर्स्ट वायर के लिए? मैं बोलूं बी, अच्छा इसको पॉइंट कर लो, ABCD, ठीक है। एडी बी एडी वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई R1 होगा। यस सर। सिमिलरली
सिमिलरली अच्छा दोनों वायर के लिए एक साथ देख लेते हैं ना, थोड़ा टाइम कम लगेगा अपन को। दोनों वायर के लिए एक साथ देख लेते हैं। सिमिलरली आप अगर बीसी वायर के लिए देखो जरा, बीसी वायर के लिए क्या करोगे? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R2। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R2 बोल दो। अब देखो यहाँ यस पे R1 R2 क्या है मेरा? R1 तो आप बोल सकते हो कितना 10 सेंटीमीटर है। R2 क्या होगा बेटा? R2 कोई बताएगा क्या? देखो 10 ये और 10 10 ये, प्लस 10 ये कितना 10 20 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा बेटा? यस एक्स सर तो है लेकिन ये डिस्टेंस 10 दी हुई है ना, देखो यहाँ पे यस 10 सेंटीमीटर है, शायद 10 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस भी यहाँ से 10 एक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो 10 ये और 10 ये 20 सेंटीमीटर। तो हमारा R1 R2 हमें पता है। अब हमें चाहिए क्या? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ सिमिलरली इसके लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखूं मैं तो क्या होगा? एबी के लिए इक्वल क्या होगा? pi by dt। ए डी है, सॉरी ये ए डी है, ये भी बोल रहा हूँ ए डी नहीं नहीं बेटा, वीबीएल के टर्म में वीबीएल इंटू देखो VAB वी इसका भी जो वी इसका होगा वही वी इसका होगा, जो एल इसकी होगी वही एल इसकी होगी, वी ए बी इंटू वी एल यस सर इंटू वी एल। सिमिलरली आप इंड्यूस्ड ईएमएफ मान लो ये है एडी का और ये है बीसी का, BC का बीसी इंटू क्या? VL VL वीएल। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डिफरेंस। क्वेश्चन देखो, अ स्क्वायर फ्रेम 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। देखो करंट दे रखा है उसमें 1 एम्पियर इन द प्लेन ऑफ पेपर स्टार्टिंग फ्रॉम क्लोज टू द वायर। ये वायर के स्टार्ट कर रहा है क्लोज टू द वायर से, 10 सेंटीमीटर से वो स्टार्ट कर रहा है। द फ्रेम इज मूविंग राइटवर्ड विद कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। उसमें v की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड। सी द फिगर, द ईएमएफ इंड्यूस्ड एट द टाइम व्हेन लेफ्ट आर्म ऑफ द फ्रेम एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। उसने बोला है यहां से नजदीक से मूव किया था लेकिन उसने इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए किस टाइम पे? जिस टाइम पे लेफ्ट आर्म जो एडी है वो 10 सेंटीमीटर हो वायर से। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकाल सकते? क्या दोनों का डिफरेंस निकाल दूं ईएमएफ का? वही हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, होगा यस कि नहीं? यस तो सर हमारा नेट मैं बोलूं नाउ नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? नेट क्या होगा बोलो? ईएडी माइनस के ईवीसी। अब ईएडी क्या है मेरा? ईएडी क्या है? यहाँ पे जरा वैल्यू पुट कर दो, ये वाली वैल्यू और पुट कर दो। ईएडी क्या है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R1 इंटू VL माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R2 इंटू VL। बोलो कोई दिक्कत किसी को? नो सर अब यहाँ से क्या करो, आप कॉमन ले लो जो कॉमन ले सकते हो। कॉमन क्या ले सकते हो? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई VL म्यू नॉट आई VL अपॉन 2 पाई कॉमन ले सकते हो। यहाँ पे क्या बचेगा? 1 यस सर R1 1 अपॉन R1 माइनस 1 R2 अपॉन R2। यही बचेगा। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट करो। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई देखो जरा यहाँ पे नॉट अपॉन 2 पाई। अब जरा आई की वैल्यू देखो, आई वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू है हमारी 1 एम्पियर यस सर और V की वैल्यू क्या है? V की वैल्यू है कितनी मेरी? 10 और 10 L की मीटर वैल्यू कितनी है? L क्या है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है बेटा, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है। सर वो मैं वेलोसिटी और मतलब v बता रही थी 10 मीटर पर सेकंड। वी ठीक है ठीक है। तो अब तो 10 ये हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 2। भाई सेंटीमीटर में ना तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, -2 को मल्टीप्लाई करोगे। यस सर 2 पाई इधर ले लिया, इधर क्या आएगा? 1 बाई 10 टू द पावर -1 -1 बेटा सेंटीमीटर में ना, ये भी तो सेंटीमीटर में है। यस ऐसा सर आप कंफ्यूज हो जाओगे वरना। 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 2 ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया, -1 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10 टू द पावर -2 होगा कि नहीं? अब यस देखो सर ये 10 टू द पावर प्लस के 2 है, ये 10 टू द पावर माइनस के 2 है, तो ये उड़ गया
ये 10 टू द पावर माइनस के 2 ऊपर चला गया, इधर भी ऊपर चला गया, तो ऊपर बचेगा क्या, माइनस के 1 बचेगा, और 1/2 1 माइनस 1/2 क्या मेरा बचेगा, कितना बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा बच्चा, 10 बचेगा, ऊपर 10 10 बचेगा, नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा, 10/2। अब देखो जरा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा, यस सर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10 टू द पावर माइनस के 7 यस होती सर। है, यस सर। इंटू 10, तो कितना आएगा, 10 टू द पावर माइनस के 6 वोल्ट, या फिर मैं बोलूं कि 1 माइक्रोवोल्ट होगा कि नहीं, यस 1 सर। यस सर। आप आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। ए। क्लियर हुआ सबको कैसे हुआ है क्वेश्चन? यस सर। ओके, यस सर। जरा ये क्वेश्चन देखो, जरा ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है भाई, ये भी परेशान करेगा, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन करो, कोई समझाएगा मुझे इस क्वेश्चन को, मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई, समझाएगा क्या, एनीवन? गलत ही समझा दो, सही मत समझाओ, गलत समझा दो बच्चों। यस सर। एंड्रेस करो, कोई तो करो, क्वेश्चन देख के डर क्यों जाते हो, हिम्मत करो, हिम्मत। देखो एक बच्ची ने हिम्मत की, और हिम्मत करो कुछ लोग। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत ही ना एक्सप्लेन कर दोगे, पढ़ के छोड़ देना, सर इतना ही समझ में आया मेरे को, क्या फर्क पड़ता है। जब तक बोलोगे नहीं ना बेटा, तब तक हेजिटेशन जाएगी नहीं, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो आप सिर्फ हेजिटेशन की वजह से नहीं बोल रहे हो। सोलिनॉइड हमने पढ़ा था ना, यस सर। सोलिनॉइड पढ़ा था? जो समझ में आ रहा है वो बताओ, जो याद नहीं है वो नहीं है, सर बोलते ना सर याद नहीं है, बस खत्म, याद नहीं है। या फिर आप पढ़ के आए होगे, जो नोट्स मैंने भेजे थे उसमें सोलिनॉइड आपने देखा होगा, थोड़ा बहुत तो याद होगा कुछ। हाँ प्रीति संधू बताओ जरा, क्या सर समझ में आया? हमारे पास एक सोलेनोइड है जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर और उस पे 100 टर्न्स दिए हैं, मतलब 100 टर्न्स दिए हैं उस कॉइल पे, और सराउंडेड बाय 100 टर्न्स कॉइल, और 4 सेंटीमीटर का रेडियस है जिसपे कि 100 सेंटीमीटर टर्न्स की है कॉइल, जिसका की रेडियस हमारे पास 20 ओम है, और जो कि कनेक्टेड है हमारे पास गैल्वेनोमीटर के साथ। ठीक है, और अगर हमारा सोलिनॉइड का करंट चेंज होता है फ्रॉम 5 एम्पियर से, बताओ बताओ। और जो एक डायरेक्शन में हमारा 5 एम्पियर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। 5 एम्पियर मान लो इधर करंट था, चेंज होके इधर जाना चाहता था, अब इधर हो गया, इधर हो गया यस, करंट, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन हो गई है। हाँ और उन्होंने पूछा है कि गैल्वेनोमीटर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वो फाइंड करना है। बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया। आरुषि गाल्टा आप बताओगे थोड़ा सा? सर इसमें एक सोलेनॉइड गिवन है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है और उसके चारों तरफ 100 टर्न ऑफ कॉइल्स है जिसका रेडियस फिर 4 सेंटीमीटर हो जाता है और उसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है 20 ओहम, और जिसमें वन डायरेक्शन में हमारे पास करंट फ्लो कर रहा, चार्ज फ्लो कर रहा था 5 एम्पियर, और फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में 5 एम्पियर ही जाता है। अब हमें इसमें पूछा है कि गैल्वेनोमीटर से कितना चार्ज फ्लो करेगा, वो फाइंड आउट करना है। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, ठीक है। अब हम देखो, हमें याद हो सोलिनॉइड का एक फॉर्मूला था हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड का। सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या था, म्यू नॉट एन आई, ये फॉर्मूला। अब देखो स्मॉल एन क्या होता था, स्मॉल एन होता था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे एन क्या दे रखा है आपको, 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर, ये दे रखा है। और कैपिटल एन क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ टर्न, इसने टोटल नंबर ऑफ टर्न भी 100 दे रखा है। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब हमें ये तो पता है भाई, एक मैग्नेटिक, ये क्या था हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था, एक एन के टर्म में भी फॉर्मूला दे रखा था हमें,
एक तो ये तो स्मॉल एन के टर्म में होगा, एक कैपिटल एन के टर्म में भी फॉर्मूला होता था, कैपिटल एन के टर्म में भी फॉर्मूला होता था। किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल का एक फॉर्मूला होता था, फाई इक्वल टू बी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एन, पाई आर स्क्वायर इंटू एन, ये फॉर्मूला था। अब हमें हमें निकालना क्या है बेटा, निकालना क्या है हमें? इंड्यूस्ड ईएमएफ। पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालते उसके बाद चार्ज पे पहुंचेंगे ना। देखो एक्चुअली में होता क्या है कि चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, आई ओवर टी। Q इक्वल टू, सॉरी आई उल्टा कर दिया मैंने, आई होता है मेरा, आई इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी होता है कि नहीं होता है? होता है। यस सर। अगर मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर मेरा आ गया तो वहां से मैं आई निकाल सकता हूँ, V इक्वल टू आई आर से, या फिर बोलूं E इक्वल टू आई आर से। E इक्वल टू आई आर से मैं, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा दे रखा है उसने 20 ओम दे रखा है कि नहीं, देखो रेजिस्टेंस 20 ओम दे रखा है। अगर मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लूं और 20 ओम रेजिस्टेंस यूज करके करंट निकाल लूंगा, और करंट निकाल लूंगा तो उससे क्या निकाल लूंगा मैं? चार्ज निकाल लूंगा। ये खिचड़ी मेरे दिमाग में पक रही है, इस खिचड़ी के ऊपर मैं काम करने वाला हूं। समझ में आ रहा है? बैकग्राउंड समझ में आ रहा है? हम क्वेश्चन को कैसे ट्रैक करने वाले हैं? यस सर। पहले मैं कोशिश कर रहा हूं, मुझे फ्लक्स का फॉर्मूला लगा के कि फ्लक्स की हेल्प से मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालूं, और इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के बाद में उसमें रेजिस्टेंस का यूज करके मैं करंट निकालूंगा, और करंट का यूज करके मैं क्या निकाल दूंगा? चार्ज निकाल दूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? फाई निकालता हूं। अब देखो फाई मुझे पता है, फाई क्या है मेरा? बी, ये यहां तक है बी। अब जरा फाई की वैल्यू पुट कर, बी की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली इसमें यार पुट कर दो, क्या है? म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर एन। लिख सकते हैं इसको ऐसे, फाई को, बोलो। अरे बी की वैल्यू, ये वाली बी की वैल्यू यहाँ बी की जगह पुट कर दी, म्यू नॉट एन आई ओनली, और पाई आर स्क्वायर एन ऐसे कैसे ही है। नाउ अब हमें क्या करना है? कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? E इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी होता है कि नहीं होता है? यस सर। होता है। यस डी फाई ओवर डी टी होगा, जैसे डी फाई ओवर डी टी होगा तो हमारा वेरिएबल क्या है? ओनली करंट वेरिएबल है। पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन हो रही है, पहले करंट ऐसे जा रही थी, फिर करंट ऐसे हो रही है, इसका मतलब 5 एम्पियर थी इस डायरेक्शन में, 5 एम्पियर है इस डायरेक्शन में, कुछ जीरो हुई होगी करंट, फिर जाके नेगेटिव डायरेक्शन में हुई है करंट। इसका मतलब हम बोलेंगे कि हमारा वेरिएबल कुछ सिर्फ और सिर्फ आई है, तो सब कुछ डी से बाहर आ जाएगा। अरे डिफरेंशिएशन में जैसे आपको होता था 5x का डिफरेंशिएशन होता था, तो क्या 5 पहले बाहर आ जाता था? 5 यस सर। एक्स इंटू एक्स होता था, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देते हैं, और जो x बच रहा है वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आई वेरिएबल है, सबका सब कांस्टेंट है, तो आप करोगे म्यू नॉट एन इंटू पाई आर स्क्वायर एन इंटू डी आई ओवर डी आई बाई डी टी। डी आई ओवर डी टी। यहाँ तक dt। क्लियर है? यस सर। अब हमें क्या मिल गया? इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल गया। क्या अब हम करंट निकाल सकते हैं? अब नाउ यस सर। करंट निकालो। डी आई बाई करंट डी कैसे टी। निकालोगे? आई इक्वल टू ई ओवर आर कर सकता हूँ मैं, ई ओवर आर। यस सर। V इक्वल टू आई आर से ई ओवर आर कर सकता हूँ। ई क्या है मेरा? ये पूरा यस सर। म्यू नॉट एन इंटू पाई आर स्क्वायर एन डिवाइडेड बाई कैपिटल आर इंटू डी आई बाई डी टी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? बताओ, नो सर। किसी को भी कोई दिक्कत? नो सर। अब इस dt को क्या मैं इधर भेज दूं t के आई के पास में, तो मेरा हो गया आई डी टी इक्वल टू कितना हो गया? आई डी टी इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू पाई आर स्क्वायर एन डिवाइडेड बाई आर इंटू डी आई। जरा इस फॉर्मूले को, इसको हटा दूं मैं, इसको हटा दूं, यस क्योंकि मुझे स्पेस की जरूरत पड़ रही है, स्पेस की जरूरत पड़ रही है, तो मुझे इसको हटाना ही पड़ेगा। यस सर।
ठीक है, अब आप देखोगे हमें चाहिए क्या, हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, चार्ज सेल चाहिए, वैल्यू चार्ज चाहिए ना। तो यस सर फॉर चार्ज, चार्ज में क्या बोल सकता हूँ, डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, अरे आई डी टी। डी आई अपॉन डी आई डी टी आप उड़ जाते हो, आप उड़ जाते हो, थोड़ा सा डायरेक्ट क्या करते हैं, उड़ जाते हो आप, बिल्कुल। क्या मेरा आई इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी होता है, यस सर तो डी क्यू इक्वल टू आई डी टी कर सकता हूँ यहाँ से, यस सर यस सर कर सकता हूँ ना। अब अगर मुझे टोटल चार्ज चाहिए तो क्या मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा दोनों साइड में, करूंगा कि नहीं। यस सर यस सर फॉर टोटल चार्ज, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इसको जब चार्ज इसको इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली क्यू बचेगा। इधर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। अब जब आई डी टी की हमें वैल्यू पता है, देखो आई डी टी की ये वैल्यू हमें पता है, आई डी टी की वैल्यू पता है कि नहीं, अरे ये वैल्यू आई डी टी ये तो यस निकाल सर सकते हैं हम, यस सर डायरेक्ट पुट करो क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या, पाई म्यू नॉट एन इंटू आर स्क्वायर कैपिटल एन डिवाइडेड बाई आर इंटू डी आई। कोई दिक्कत किसी को, नो सर किसी को भी कोई दिक्कत हो। अब एक बात बताओ, ये सारी की सारी चीजें कांस्टेंट है कि नहीं है, ये सब कुछ कांस्टेंट है। अब डी आई का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, आई होगा, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पाई म्यू नॉट एन इंटू आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एन डिवाइडेड बाई आर इंटू आई। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो पास, पाई ऐसे कैसे रहने दो, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ होगी कि नहीं। यस सर स्मॉल एन मेरा 100 है, आर कितना है, आर 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का स्क्वायर इंटू एन कितना है मेरा 100 था, और करंट कितना है मेरा, करंट, अरे करंट बताओ, 5 एम्पियर 5 5 एम्पियर एम्पियर यस सर डिवाइडेड बाई आर कितना है, आर 20 हो। अब जरा इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका लमसम आएगा 8 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम, 8 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम। तो जब माइक्रो कूलम में करोगे तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 800 इंटू 10⁻⁻�6 कूलम लिख सकता हूँ, तो यस क्या सर होगा 800 माइक्रो कूलम, इसका माइक्रो कूलम ऑप्शन इज करेक्ट। बी क्लियर है सबको। यस सर अब देखो बहुत हैवी क्वेश्चन हो गया भाई, ये क्वेश्चन देखो जरा, ये क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन। और रेक्टेंगुलर कॉइल, अच्छा एक्सप्लेन तो आप करोगे ना, सॉरी भूल गया, कौन एक्सप्लेन करेगा इस क्वेश्चन को, अब तो छोटा क्वेश्चन है ना, कौन एक्सप्लेन करेगा इसको, कोई तो हैंड रेस करो बच्चों। प्रीति सिंधु, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसपे कि 100 टर्न्स 100 टर्न्स दी हुई हैं और जिसका साइज है हमारे पास 0.1 मीटर इंटू 0.05 मीटर और जो जिसको कि प्लेस किया है परपेंडिकुलर प्लेस किया है मैग्नेटिक फील्ड में। यही पे कंफ्यूज हो गए आप, इसने परपेंडिकुलर ले लिया, बोल दिया आप थीटा 90 डिग्री लेने लग जाओगे, परपेंडिकुलर इसने मैग्नेटिक फील्ड को और रेक्टेंगल को प्लेस किया है, एंगल एक्चुअली में 0 डिग्री होगा। यस सर ठीक है, आगे आगे पढ़ो बेटा।
परपेंडिकुलर पे दिया है और जिसका मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 टी। उन्होंने बोला है कि इफ द फील्ड ड्रॉप, अगर हमारे पास फील्ड ड्रॉप दिया है 0.05 टी इन सेकेंड 0.05, उन्होंने पूछा है मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इंड्यूस और ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड में। अच्छा, ईएमएफ हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? एक फॉर्मूला आपको पता है सिर्फ ईएमएफ का। जब नंबर ऑफ टर्न्स एन हो तो क्या हमारा फॉर्मूला होता था ईएमएफ इक्वल टू एन डी फाई ओवर डी टी। यस सर। भाई अगर हमारा नंबर ऑफ टर्न 1 होता था तो डी फाई ओवर डी टी फॉर्मूला होता था, लेकिन एन नंबर ऑफ टर्न है तो क्या होगा एन डी फाई ओवर डी टी डी होता था ना। यस सर। याद है? ठीक है, अब हम वही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन। यार देखो हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हम देखेंगे कैपिटल एन कितना है, आपको 100 टन है और एरिया दे रखा है कितना 0.1 इंटू 0.05 मीटर स्क्वायर। थीटा याद रखना 0 डिग्री है और आपको क्या दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला है। इफ फील्ड ड्रॉप टू 0.05 टेस्ला, यानी कि बी इनिशियल दे रखा है आपको कितना 0.1 टेस्ला और बी फाइनल कितना दे रखा है 0.05 टेस्ला और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है आपको कितना 0.05 सेकंड। 0.05 सेकेंड। कितने टाइम में सेकेंड वो हो रहा है। क्या हम यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है एन डी फाई ओवर डी टी होता है। मुझे एन यहाँ पे पता है, एन पता है, डी फाई मुझे नहीं पता और डी टी पता है मुझे, डी टी 0.05 सेकेंड है। तो मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे डी फाई नहीं पता। यानी कि चेंज इन फ्लक्स अगर मुझे पता चल जाए तो मेरी कुछ बात बन जाएगी बात। यस चेंज इन फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता था बी के टर्म में, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। यस सर। बी कॉस थीटा। अब फॉर इनिशियल, जैसे फॉर इनिशियल के लिए बात करें, इनिशियल एंड फाइनल के लिए दोनों के लिए बात कर लेते हैं, तो हमारा फाई इनिशियल क्या होगा बेटा बी इनिशियल ए कॉस थीटा। बी इनिशियल क्या है मेरा 0.1 टेस्ला। ए क्या है 0.1 इंटू 0.05 इंटू कॉस जीरो की वैल्यू 1। कितना हो जाएगा ये, कितना होगा ये 5, एक तो माइनस की पावर ये 2 और 2 पावर ये माइनस की, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4 होगा। अरे माइनस के 4 होगा ना। यस सर। है वेबर, माइनस के 4 वेबर। सिमिलरली फाई फाइनल निकालो, फाई फाइनल क्या होगा बी फाइनल ए कॉस फाई। बी फाइनल क्या है आपका 0.05 इंटू 0.1 इंटू 0.05 एरिया 0.05 इंटू कॉस 0। ये क्या आएगा, ये आएगा 2 पावर 25 इंटू 10 रेज़ 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस के 4 वेबर होगा कि नहीं? यस सर। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब हमें फ्लक्स अब हमें क्या निकालना, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। देखो इसको डी के टर्म में लिखो या डेल्टा के टर्म में लिखो, बात एक ही। जब आपको याद है 11th क्लास में हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस और एवरेज। चलो छोड़ो, डी फाई ओवर डी डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब हमें चाहिए क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हम क्या करेंगे E इक्वल टू, देखो ये मॉड में होता है, एक बात और मॉड में होता है, माइनस का अगर अंदर कुछ आएगा तो बाहर प्लस का ही आएगा। तो एन मॉड में फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल डिवाइडेड बाई क्या होगा टी या डेल्टा टी बोल दो। तो एन क्या आपका 100, एन 100 है ना, एन तो 100 दिया हुआ है उसमें। और फाई फाइनल क्या है, फाई फाइनल है मेरा 2.5 इंटू 10 की पावर -4 वेबर। 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4 माइनस इनिशियल क्या है 5 इंटू
5 into 10 की पावर 4 है बस। डिवाइडेड बाई क्या है, टाइम कितना है, 0.05। 0.5 सेकेंड। तो आप देखोगे यहाँ से क्या बचेगा, 100 तो ये रहा, और 100 डिवाइडेड बाई 0.05 को इधर ले लेते हैं, और इधर क्या बचेगा, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ बचेगा, माइनस के बचेगा, लेकिन मॉड लगा हुआ है इसलिए बाहर प्लस का ही आएगा। आएगा यस कि सर, नहीं। यस सर। अब जरा देखोगे आप, ये 0.05 है, ये ऊपर 2 पावर लेके जाएगा ऊपर प्लस की, 2 पावर प्लस की, इसकी वजह से पहुंचेंगी 2 ये हैं, तो पूरा ये 10⁻⁻⁴ कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं, अरे बोलो। यस सर, हो जाएगा। हाँ, एक द्वारा थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करते हैं। 100 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻² कर सकता हूँ, ये 2 पावर माइनस की थी, उसको मैंने ऊपर भेज दिया, प्लस का कर दिया, इंटू यस सर। 2.5 इंटू 10⁻⁴। अब देखो ये 0 2 पावर और 2 पावर, ये क्या, ये प्लस की है और ये माइनस की, कैंसिल कर सकता हूँ। यस सर। तो जरा 2.5 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा, 2.5 डिवाइडेड बाई 5 0.5 वोल्ट। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी करेक्ट। यस सर। यस सर। हवा लग रही है या ऊपर उठ के निकल रहा है सबके, सर लग रही है हवा। लग रही है, ठंड लग रही है, कितने लोगों को ठंड लग रही है, ज्यादा तेज हवा तो नहीं लग रही, नो सर। नो सर। क्योंकि सर्दियां आ गई, ज्यादा तेज हवा नहीं लगनी चाहिए। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा फास्ट करेंगे अपन लोग। हाँ, अब इस क्वेश्चन को कौन बताएगा भाई, A point source of electromagnetic radiation has an average power output. Average power output दे रखा है आपको 100 वॉट। एवरेज पावर आउटपुट एक्चुअली में क्या होता है, एवरेज पावर आउटपुट बोल सकते हो आप, पावर, एवरेज पावर डिवाइडेड पर यूनिट एरिया, एवरेज पावर आउटपुट इसको। अब हमें क्या दे रखा है, एवरेज पावर आउटपुट यानी कि पी दे रखा है, पी एवरेज दे रखा है, दे रखा है। यस सर। और एक और फॉर्मूला होता है हमारा एवरेज पावर आउटपुट का, I इक्वल टू कितना, कितना होता है, कोई बताएगा। अंडर रूट। नो नो नो, बी नॉट ई नॉट डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट, यस सर। ई नॉट डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट। अच्छा, हमें चाहिए मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में ओनली, तो आपको याद है कि बी नॉट, सॉरी ई नॉट, ई नॉट अपॉन बी नॉट क्या होता था, ई नॉट म्यू अपॉन बी, नोड। म्यू नोड। सी से रिलेटेड कुछ होता था, सी होता था कि नहीं होता था, ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी, या फिर मैं बोल दूं कि बी नॉट अपॉन ई नॉट इक्वल टू सी, 1 अपॉन सी होता था। यस सर। था ये, तो Yes, हमें sir. हम क्या कर रहे हैं, बी नॉट की जगह पे क्या मैं बी नॉट की जगह पे ई नॉट अपॉन सी लिख सकता हूँ यहाँ पे, यस सर। तो हमारा क्या हो जाएगा, ई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट सी, और ये दोनों के दोनों क्या है, एवरेज पावर के फॉर्मूले, दोनों के दोनों, दोनों के दोनों एवरेज पावर के फॉर्मूले, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, यस होंगे कि सर। नहीं। अब ये जो एरिया है वो क्या होगा, पी एवरेज डिवाइडेड बाई 4πr स्क्वायर, स्फेरिकल पावर का फॉर्मूला लेंगे। अब इसको क्या करेंगे हम, इसके इक्वल कर दो ना, हो क्या होगा, ई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट सी इक्वल टू पी एवरेज पी अपॉन एवरेज डिवाइडेड बाई 4πr स्क्वायर। यहां से हमें चाहिए क्या, ई की वैल्यू निकाल, पहले हम ई की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से ई की वैल्यू क्या होगी, क्या मैं बोल सकता हूँ ई इक्वल टू होगा मेरा, इससे 2 से 2 कैंसिल कर दो, 4 टाइम्स 2 टाइम्स, तो पी एवरेज इंटू म्यू नॉट इंटू सी डिवाइडेड बाई क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, अरे पाई आर स्क्वायर होगा ना इन अंडर रूट, होगा कि नहीं ये बताओ। पी एवरेज
इंटू म्यू नॉट इंटू सी डिवाइडेड बाई, ये आपका पहले से ही था, पाई 2 पाई आर स्क्वायर होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं, यस सर। और स्क्वायर था इस पे, स्क्वायर था तो अंडर रूट आ गया। अब जरा वैल्यू पुट कर दो डायरेक्टली, वैल्यू पुट करो। पी एवरेज की वैल्यू क्या है, पी एवरेज 800 वॉट। 800 है, 800 है, यस सर। 800 वॉट, 800। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट की 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस के 7। 7। यस की सर। वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8, यस सर। 3 इंटू 10 टू पावर 8 बेटा। 2 पाई इंटू आर की क्या है, यहाँ पे आर है हमारा 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आएगा लमसम 62.6 वोल्ट पर मीटर। अब ये आ गया हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसने पूछा क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पहले से पता था, ये वाला पता है ना? अरे ई नॉट हमें पता है, सी तो हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, सी तो हमें सबको पता है, बी हमें निकालना है। नाउ हमें पता है क्या, बी नॉट अपॉन ई नॉट इक्वल टू 1 अपॉन सी। तो हमें चाहिए क्या, बी नॉट चाहिए, हमें बी नॉट ही चाहिए ना, अरे बी नॉट ही चाहिए ना। तो बी नॉट के लिए क्या करोगे, बी नॉट इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई सी, और ई नॉट क्या है मेरा 62.6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो इसको देखो 10 टू द पावर 8 माइनस के ऊपर सीधा चला जाएगा, 8 तो ऊपर सीधा जाएगा, तो आपका आएगा लमसम 20.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7 टेस्ला। 20 सॉरी माइनस के 8 आएगा ना, 2.09। 8 है ना, ऊपर माइनस के 8 रह जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2.09 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7 टेस्ला। ऑप्शन बी। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। ओके, जरा ये क्वेश्चन बताओ जरा, इजी क्वेश्चन है ये तो, ओनली फॉर्मूला बेस। अभी जो फॉर्मूला बताया है उसी पे बेस है ये, मैं हिंट दे देता हूं, अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया है उसी पे बेस है। अभी जो फॉर्मूला बताया था ना, कौन सा, ये वाला, ई स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट सी, इस फॉर्मूले पे बेस है। हिंट भी दे देता हूं, आई इक्वल टू ई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट सी। अब तो बता दो कुछ, लगाओ कुछ जुगाड़, लगाओ कुछ जुगाड़ नीचे से, हैं? एक और हिंट दे दूं मैं, सी का फॉर्मूला, एक सी का फॉर्मूला होता था, उससे कुछ रिप्लेस करने की कोशिश करो, सी का फॉर्मूला। चलो एक और फॉर्मूला हिंट में दे देता हूं मैं आपको, सी का फॉर्मूला होता था सी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन अंडर रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला होता था। कर रहे हो बच्चों, सॉल्व कर रहे हो कि नहीं ये बताओ पहले। यस सर। देखो आपको आई है आपका, अभी हमने देखा था ई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट सी। अच्छा यहां से मैं क्या करूं, दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, क्या होगा, सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट सी नॉट, होगा कि नहीं होगा, बोलो। यस सर। तो मैं यहां से क्या करूं, यहां से एक सी निकालूं इधर ले आऊं, क्योंकि नीचे क्या है म्यू नॉट सी है, 1 अपॉन म्यू नॉट सी है, तो 1 अपॉन म्यू नॉट सी बनाना चाहता हूं यार मैं। सी को मैंने नॉट क्यों लगा दिया, एप्सिलॉन नॉट है ये, तो मैं यहाँ पे क्या करूं, म्यू नॉट सी लाना चाहता हूँ, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, मैं एप्सिलॉन नॉट को इधर लाया, एप्सिलॉन नॉट इंटू सी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट सी, लिख सकता हूँ इसको ऐसे, बताओ। एक सी को मैं इधर ही रखा, एक सी को इधर भेज दिया, 1 अपॉन म्यू नॉट सी की जगह पे
मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ई स्क्वायर बाई 2 इंटू 1/μ0c लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ उसको। तो Yes, sir. 1/μ0c की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, एप्सिलॉन नॉट सी। तो एप्सिलॉन नॉट सी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन? Sir, option B. बी मैच हो रहा है। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes. ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को बताओ जरा, सीक्वेंस है ये तो। option D. ऑप्शन D. Option D. डी ऑप्शन, यस। Yes, क्योंकि sir. वेवलेंथ सॉरी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है गामा की, फिर एक्स की, फिर अल्ट्रावायलेट की, Infrared. Sir, visible. उसके बाद अल्ट्रावायलेट के बाद विजुअल आता है बेटा, Visible. Yes, sir. विजुअल के बाद इंफ्रा के बाद में माइक्रोवेव, Microwave. माइक्रो के बाद में रेडियो, Radio wave. ऐसे बढ़ती है फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। इस क्वेश्चन को बताओ जरा, हिंट देता हूं, अभी जो लास्ट क्वेश्चन था ये वाला नहीं, इससे लास्ट क्वेश्चन था, उसी के सारे फॉर्मूलों से होगा ये, उसी के फॉर्मूले। कौन सा? Option C. ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। क्योंकि देखो आपको याद हो तो अभी जस्ट मैंने बताया है कि ई नॉट अपॉन बी नॉट क्या होता है, ई नॉट अपॉन बी नॉट सी होता है। अब सी का फॉर्मूला होता है 1/√, में Mu naught epsilon naught. म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। Yes, sir. हमें चाहिए क्या, बी नॉट की वैल्यू चाहिए। बी नॉट की वैल्यू कैसे निकालोगे, बी नॉट इक्वल टू क्या, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें √, में एप्सिलॉन नॉट Mu naught ई epsilon नॉट naught. इंटू ई नॉट, क्या यही फॉर्मूला आएगा? Yes, sir. Yes, sir. ऑप्शन कौन सा है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन C option. C option. ठीक है, इजी क्वेश्चन मर गया है। तो इस क्वेश्चन को करो। यहाँ पे एक मैग्नेटिक कांस्टेंट का फॉर्मूला आएगा, एक जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो मल्टीप्लाई होता है दोनों का, मैग्नेटिक कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी करेंगे मैग्नेटिक कांस्टेंट को, हम इसमें 1 लेंगे। कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्वेश्चन को? सर एक फील्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि ऑसिलेट हो रही है 20 वोल्ट पर मीटर एम्पलीट्यूड से। इसमें हम फाइंड करेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? हाइट। मैक्सिमम वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू है। उसने बोला है मैक्सिमम वैल्यू मतलब ई नॉट की वैल्यू। यस ई सर। नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 वोल्ट पर मीटर। 20 वोल्ट पर मीटर ई नॉट की वैल्यू दे रखी है। हमें पूछा क्या है? एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी आपको याद हो फॉर्मूला होता था एनर्जी डेंसिटी का, हाफ एप्सिलॉन नॉट इन ई स्क्वायर। ये ई क्या होता था? आरएमएस वैल्यू। ये लिखना Yes, आरएमएस वैल्यू। अब आरएमएस का फॉर्मूला क्या होगा? ई नॉट डिवाइडेड बाई √2। यस सर। इस ई की पुट कर दो यार, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट डिवाइडेड बाई √2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 2 यहां से बाहर आएगा तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर होगा कि नहीं? अब जरा 1/4 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, कोई बताएगा? 8.854 into 10 की पावर -12। यस। ई नॉट की वैल्यू क्या होती है? ई नॉट की वैल्यू क्या है इसमें? 20 है। 20। और इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करोगे जरा क्या होगा? 20 का स्क्वायर होगा ना। 4 यस सर। जरा 1/4 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 400 होगा। यस सर। अब देखो इस 4 से ये 400 कट जाएगा 100 टाइम्स। यस तो सर। 12 से
ये पावर आपकी कितनी थी, माइनस के 12 है, और 2 कम हो माइनस के जाएगी, 10 माइनस के 10 रह जाएगी, माइनस तो 10 8.85 इंटू 10⁻⁻10 जूल पर मीटर क्यूब, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी है ना बेटा। यस सर। आंसर क्या होगा 8.8 ये आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14, देखो जरा क्या आंसर होगा इसका। A plane electromagnetic wave in a non-magnetic dielectric medium। यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक नया फॉर्मूला मिलेगा जो कि आपको नहीं बताया था क्लास के टाइम पे। चलो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को पीछे से सॉल्यूशन। हमें एक इक्वेशन दी है, क्या इस इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म होगी जिससे हमें कंपेयर करने के बाद में कुछ टर्म मिलेंगे? यस सर। ये हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा E इक्वल टू ई नॉट sin ओमेगा t माइनस 5 साइन, यस ओमेगा टी ई नॉट साइन के ओमेगा। एक्स माइनस के ओमेगा टी, के एक्स माइनस के, क्योंकि यहाँ पे बेटा एक्स है ना, यस सर एक्स है ना, kx तो के एक्स की टर्म है के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूं दोनों को, इसको और इसको कंपेयर करूं, दोनों को अगर कंपेयर करूं तो मेरा क्या क्या मिलेगा, देखो के मुझे कितना मिलेगा 4 इंटू 10⁻⁻4 मिलेगा के यस सर। पर मीटर होगा बेटा, क्योंकि मीटर का मल्टीप्लाई हो रहा है ना। आपको याद हो यूनिट एंड डायमेंशन वाला कंसेप्ट, यूनिट एंड डायमेंशन में ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो ये किस में होगा, पर मीटर में, इसकी यूनिट मीटर होगी, और ये पर मीटर में होगा, तभी तो ये टर्म डायमेंशन लेस होगा। उड़ गए तोते, उड़ गए भाई तोते, उड़ गए तोते। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस 11th क्लास का यस फर्स्ट सर। चैप्टर यस सर। है ना, उस जगह का वो है ये। अब हमें ओमेगा क्या है, ओमेगा मेरा 50 किस में होगा, रेडियन पर सेकेंड में। यस सर। अब हमें चाहिए क्या भाई, पूछा क्या इसने, तो डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है इसने। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते, पहले एक v निकालते हैं, उस डाइलेक्ट्रिक में लाइट की वेलोसिटी क्या हो, फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये फॉर्मूला होता है v इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। ओमेगा क्या है मेरा 50, के क्या है मेरा 4 इंटू 10⁻⁻के, ये 7 है ना, मैंने 4 लिख दिया है माइनस के, आपने बताया भी नहीं, ये माइनस के 7 है ना, यस सर। मैंने बाई मिस्टेक 4 लिख दिया, आपने भी नहीं बताया, इंटू 10⁻⁻7। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये ऊपर जाएगा तो आपका लमसम आएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻8, सॉरी माइनस के 8 नहीं, प्लस के 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा म्यू क्या होता था, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला म्यू। अरे लाइट चैप्टर अभी खत्म हुआ है ऑप्टिक्स में, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, c upon v। यस सर। C upon V, yes, C upon V। नाउ हमें म्यू पता है क्या, C upon V। C कितना है 3 इंटू 10⁸, और V कितना है मेरा, अभी निकाला है 1.25 इंटू 10⁸, तो हमारा कितना आ जाएगा 2.4। अब एक नया फॉर्मूला आपके सामने आने वाला है, एक नया टर्म की जो हमें पूछा है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जैसे मैं बोलूं कि म्यू स्क्वायर इक्वल टू होता है मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मैग्नेटिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई, और कौन सा इसमें, नॉन मैग्नेटिक। क्या
मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक, केएम बोलूं केएम और मैं बोलूं नॉन मैग्नेटिकली भाई के लिए। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम क्या लेंगे? KM। वन लेंगे, इसको लेंगे हम वन। हम मान लिया कि मैग्नेटिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, उसमें मैग्नेटिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चाहिए, के आई चाहिए। तो के आई क्या है मेरा? के आई क्या आ गया? म्यू स्क्वायर आ गया कि नहीं? और म्यू की वैल्यू निकाली है, म्यू की वैल्यू कितनी निकाली है? 2.4। 2.4 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा? 2.4 का स्क्वायर करेंगे 4 लमसम 5.7 आएगा आएगा। और 5.7 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्लोज टू बी ऑप्शन के है ना? यस सर। बी ऑप्शन है ना, तो बी ऑप्शन Yes, हमारा sir. करेक्ट होगा। क्लियर है बेटा? यस सर। अब जरा लास्ट क्वेश्चन और देखो, ये वाला कैसे होगा, क्या होगा इसका। लास्ट क्वेश्चन देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the permeability of a medium R 1.5 and 5 into 10 to the minus 7 Henry per meter respectively. The permittivity of the medium is nearly, तो उसने क्या दे रखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो मान लिया उसने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि एन दे रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से ही लेते थे ना। यस सर। एन कितना दे रखा है? 1.5। 1.5 और क्या दे रखा है उसने? permeability of a परमिएबिलिटी medium। होता है म्यू 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 नॉट ले लो, यस सर। या म्यू ही दे रखा है, म्यू दे रखा है। चलो 5 into 10 to the power minus 7 हेनरी पर मीटर। उसने क्या पूछा? क्या है? रिलेटिव, क्या पूछा है? Relative permeability of a medium is nearby। रिलेटिव परमिएबिलिटी। और हमें एन का फॉर्मूला आपको याद हो तो एन का एक फॉर्मूला होता था अंडर रूट में म्यू आर एप्सिलॉन आर, यस सर। परमिएबिलिटी इनटू एप्सिलॉन आर। अब हमें चाहिए क्या? और म्यू आर का फॉर्मूला, रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? हाँ, म्यू आर का फॉर्मूला था म्यू डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, म्यू डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ दैट मीडियम, और म्यू जो हमारा बेस म्यू लेते थे, होता था। यस सर। अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हमें एप्सिलॉन आर की वैल्यू चाहिए, तो क्या दोनों साइड स्क्वायर कर दूं मैं पहले? तो इधर क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर इक्वल टू म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर होगा। यस सर। और म्यू आर की वैल्यू क्या पुट कर दो? म्यू अपॉन म्यू नॉट, म्यू अपॉन म्यू नॉट। हाँ, इसमें ये म्यू है एक्चुअली ना। तो म्यू आर की वैल्यू एन स्क्वायर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर की वैल्यू मुझे चाहिए, तो इसको इधर भेज दूं। यस सर। म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन म्यू, ये होगा। यस सर। अब देखो म्यू नॉट कितना होता है? म्यू नॉट हमें पता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 होता है कि नहीं? यस सर। इंटू म्यू नॉट क्या होता है? म्यू नॉट हमें पता है, 1.5 वो लिख दिया। और ये कितना है? 1.5, इसका स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाई म्यू कितना है? म्यू 5 into 10 की पावर 5 -7। माइनस के 7। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आएगा लमसम आएगा 5.6। तो 5.6 हमारा क्लोज टू आंसर आ रहा है 6 के। ऑप्शन डी करेक्ट। यस सर। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, तो अभी यहां तक किसी को कोई दिक्कत आज के पेपर में? नो सर। 15 क्वेश्चन थे हमारे, 15 क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं फिजिक्स के। तो अब कल आपका पेपर है, कल भी तो है ना टेस्ट? यस सर। है कि नहीं? कल टेस्ट है, तो कल के टेस्ट में क्या करोगे? कौन कौन से चैप्टर का है कल टेस्ट? नहीं पता। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ईएम वेव्स का है। तो ईएम वेव्स रिवाइज कर लिया? कितने लोगों ने रिवाइज किया है? शॉर्ट नोट है आपके पास ईएम वेव्स के?
देखो ये शॉर्ट नोट का मिसयूज नहीं करना है। मिसयूज का मतलब क्या है कि अब आप अपने टॉपिक को, थ्योरी को, जो हम मेन जो नोट्स थे उनसे पढ़ ही नहीं रहे हो। ऐसा नहीं करना है कि हमेशा शॉर्ट नोट से ही पढ़ते रहो, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप एग्जाम में मान लो एक बाल्टी जितना पढ़ के जाओगे, बाल्टी जितना पढ़ के जाओगे, याद कितना रहेगा? बाल्टी जितना याद रह सकता है क्या? नो सर। नहीं रहेगा, बाल्टी से कम याद रहेगा, बाल्टी से कम याद रहेगा। एग्जाम में जब पेपर सामने आ जाएगा उसमें से भी आधा भूल जाओगे। होता है कि नहीं? सबके साथ होता है कि नहीं ऐसा? यस सर। सर एग्जाम में जाके लगता है सब पढ़ा तो था, मुझे याद भी था, लेकिन भूल गया हूं। होता है ऐसा? यस सर। इसका मतलब ज्यादा पढ़ोगे तब कम जाके याद हो रहा है, लेकिन अगर आप शॉर्ट नोट से ही पढ़ते रहोगे तो वो ऑलरेडी कम है। कम को पढ़ के जाओगे, उसमें से भूलोगे तो एग्जाम में क्या बचेगा? फिर कुछ भी नहीं बचेगा भाई। एग्जाम में तो कुछ बचेगा ही नहीं आपके पास। यस सर। इसीलिए ध्यान रहे इस बात का कि हमेशा शॉर्ट नोट से ही नहीं पढ़ते रहना है कि सर ने बहुत दे दिए सर शॉर्ट नोट मतलब ये परफेक्ट है, इसके अलावा मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब आप फ्री हो, जब टाइम है आपके पास, तो आप नोट्स को प्रेफर करो। जब आपके पास ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे टेस्ट देने जाना है और थोड़ा सा क्रंच है टाइम का, तब उनको फॉलो करना है। जैसे एग्जाम से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले। इसीलिए तो मैंने अभी तक नोट्स आपको वो दिए नहीं थे, यस क्योंकि मुझे सर। पता था। और इसीलिए मैंने कम चैप्टर्स के दिए हैं, जो अभी चल रहा है। ऑप्टिक्स के नोट्स नहीं दिए हैं अभी, क्योंकि आप ऑप्टिक्स को अपनी कॉपी से रिवाइज करो, जो नोटबुक है आपकी उससे रिवाइज करो। जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करोगे नोटबुक से, तब तक ये वाले नोट समझ में नहीं आएंगे। तो आपने देखा होगा जो जो चैप्टर आपका वीक होगा ना, उसको इस नोट से भी पढ़ने में प्रॉब्लम हुई होगी, और जो चैप्टर आपका अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा ना, उसको इन नोट से पढ़ने में प्रॉब्लम हुई नहीं होगी। यस सर। ऐसा हुआ है? कितने लोगों ने ये बात, कितने लोग साथ देते हो कि ये बात बिल्कुल सही है? हाँ भाई, सबके साथ होता है ऐसा, सबके साथ होता है। एक्चुअल फैक्ट है ये, उससे बाहर तो किसी के साथ नहीं हो सकता भाई। इसीलिए बोल रहा हूँ, तो पहले आप जो रेगुलर पढ़ाई करते हो वो शॉर्ट नोट से मत किया करो, वो अच्छे वाले नोट से जो आपने बनाए हैं उनसे उनसे पढ़ा करो। लेकिन जब क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं आज मैं एक चैप्टर के क्वेश्चन लगाऊंगा ओनली, तब उससे पढ़ो, क्वेश्चन लगाना सकते, तब ऐसा किया। ठीक है? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत आती है तो आई एम अवेलेबल फॉर। आप बोल रहे होगे, कुछ लोग तो बोलोगे सर छोड़ो ना जल्दी, बहुत टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, नो सर। बोरिंग लगता है। देखो बोरिंग ना लगे इसीलिए मैं आपसे जोक मारता रहता हूँ बीच बीच में कभी कभी। यस सर। अब अभी तो मान लो पेपर डिस्कशन था, तो इसमें ऐसा कुछ था नहीं टॉपिक से रिलेटेड। टॉपिक से रिलेटेड जब हम पढ़ते हैं तो जोक मारता हूँ ना खूब अच्छे अच्छे एकदम। यस सर। तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनता भी है। और फिजिक्स एक्चुअली में है ही इंटरेस्टिंग। कुछ लोग तो बोले सर फिजिक्स सबसे ज्यादा दिक्कत आती है मेरे को। दिक्कत इसलिए आती है कि प्रैक्टिस कम करते हो। प्रैक्टिस अगर करोगे पक्का नहीं आएगी दिक्कत। ठीक है, फिर मिलते हैं बेटा। आपको मिलेंगे ट्यूसडे को। टेस्ट अच्छे से रिवाइज करके टेस्ट दीजिएगा। और अब मिलते हैं आपको ट्यूसडे को, जो सेम टाइम है हमारे क्लास का, उसी टाइम पे मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है? यस सर। यस सर। ओके Thank you, sir. बाय एवरीवन। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय, यू वेलकम, बाय Thank you. Bye. Bye, sir. Thank you, बाय sir. Bye, बेटा, sir. बाय बाय।